समझ गए कि हाँ, तो लो और गोली मार दो। घर वाले को तो गोली भी नहीं मार सकते। सही है कि घर में ऐसे दंगे थोड़ी हो जाते हैं? दंगे थोड़ी हो जाते हैं। तो बताए, दंगे से ज्यादा खतरनाक लड़ाइयां घर में ही होती हैं, वो ज्यादा मेंटल टेंशन देती हैं घर की लड़ाई। क्यों भाई प्रदीप? सर गुड इवनिंग। और एक बच्चे पूछ रही है, घर की लड़ाई ज्यादा, घर वाली लड़ाई ज्यादा खतरनाक होती है या बॉर्डर वाली? घर वाली ज्यादा खतरनाक। जो शादीशुदा है वो सब जानते हैं, सब जानते हैं कि घर वाली लड़ाई ज्यादा खतरनाक होती है। सही है कि नहीं? वहां तो एक ही बार लड़ाई होती, वहां तो एक ही बार लड़ाई होती है बस, कल फिर शांति। यहाँ तो तलवार की नोक पे ही रखी रहती है। लिखो भैया आगे। तो कल हमने पेप्टाइड बॉन्ड तक पढ़ लिया था शायद, आइसोलेक्टिक पॉइंट। ठीक है, लिखो क्लासिफिकेशन ऑफ अमीनो एसिड, नहीं क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटीन। क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटीन। प्रोटीन के दो क्लासिफिकेशन होते हैं, मतलब प्रोटीन दो क्लासिफिकेशन में दो टाइप की होती। तो पहला है ग्लोबुलर प्रोटीन और दूसरी है फाइब्रस प्रोटीन। कल शायद हम जो पेपर सॉल्व कर रहे थे उसमें कुछ क्वेश्चन थे इसके, है ना? थे ना? हाँ प्रश्न थे सर उसमें। हाँ ठीक है। तो जो ग्लोबुलर प्रोटीन होती है वो क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर होते हैं एसिडिक और बेसिक अमीनो एसिड के। तो ये तो लिखने की कोई जरूरत नहीं है। तो क्रॉस लिंक्ड, जबकि ये सारे के सारे लीनियर होते हैं। लीनियर का मतलब रेखीय, और ये साख्यित होते हैं, साख्यित के साथ साथ ब्रांच के साथ साथ क्रॉस लिंक्ड। ये वाटर में सॉल्युबल हो जाते हैं। वाटर में सॉल्युबल का मतलब जल में घुलनशील, फाइब्रस में लीनियर, रेखीय। और ये जल में घुलनशील होते हैं। तो ये वाले नहीं होंगे, वाटर इंसॉल्युबल अर्थात अघुलनशील। अगर पानी में इनको डालेंगे तो कुछ भी नहीं होगा। ठीक है, ये स्फेरिकल शेप के होते हैं। स्फेरिकल का मतलब गोलाकार आकृति होती है। तो लिख लो भैया हिंदी में गोलाकार, और अंग्रेजी में कहेंगे क्या? स्फेरिकल। जबकि ये रेखीय ही रहते। अब आया जो मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो, ठीक है ना? और इस किताब में हमें कहीं नहीं दिखा वो पॉइंट। तो ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, ठीक है ना? और ये थर्ड और ये फोर्थ, ठीक है ना? इन पीएच का तथा टेम्परेचर का बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ता है। पीएच तथा टेम्परेचर का बहुत प्रभाव पड़ता है। दे आर वेरी सेंसिटिव टू टेम्परेचर एंड पीएच। अगर पीएच जरा सी भी कम या ज्यादा हो जाए तो इनकी स्ट्रक्चर्स बिगड़ जाती, जबकि इन पर नहीं पड़ता या बहुत ही कम पड़ता है। इन पर बहुत ही कम इफेक्ट पड़ता है। इसके एग्जाम्पल में सारे एंजाइम्स इसमें आते हैं।
सारे हार्मोन्स इसमें आते हैं। ठीक है, आगे बढ़े। तो जो इंसुलिन है वो किस में आएगा? ठीक है ना, इसी में आएगा। कोई डाउट है? कोई डाउट है? एंटीबॉडीज इसी में से आएंगी। ठीक है, आगे बढ़े भैया। जबकि इसका यूज कहां है? और एल्ब्यूमिन भी लिख लो इसमें, एल्ब्यूमिन। एल्ब्यूमिन प्रोटीन एग में, अंडे में पाई जाती है, जो ग्लोबुलर होती है। इसके एग्जाम्पल हैं, सिल्क में कौन सी प्रोटीन होती है, बता सकते हो क्या? मायो सिल्क सिल्क फाइब्रोमोजी में फाइब्रोइन होती है। और टेंडन में कौन से होते हैं हर्षित? कोलेजन। और मसल्स में कौन से होते हैं? मायोसिन। मायोसिन का काम क्या है मसल्स में? ये ऑक्सीजन स्टोर करते हैं। हाँ, वो भी होगा। मेन इनका काम है मायोसिन का ऑक्सीजन स्टोर करना। जितनी ऑक्सीजन ज्यादा होती है उतनी स्टोरिंग वो कैपेसिटी भी बढ़ जाती है। तो जो एथलीट हैं उनकी मसल्स में मायोसिन ज्यादा होनी चाहिए, तो उन लोगों को थकान जल्दी से नहीं होती। अगर मायोसिन कम हो जाए तो नसें कमजोर पड़ जाती। तो ये है इसका मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट, या फिर सिंपल एग्जाम्पल। अब एंजाइम्स और हार्मोन्स में क्या डिफरेंस होता है, आरजू बताएगी। आरजू। एंजाइम तो जो होता है ना, वो क्या बोलते हैं, रिएक्शन को इनहांस करने में काम आता है। बच्चे कहते हैं एंजाइम्स रिएक्शन को इनहेंस करने के काम आती है, और हार्मोन्स अरे बताओ भैया। केमिकल कोऑर्डिनेशन में। है केमिकल प्रदीप कोऑर्डिनेशन में काम बाबू? आता जी सर। और बताओ, चलो और फर्क बताओ, फर्क क्या है? है। एंजाइम तो बायोलॉजिकल कैटलिस्ट होते हैं रिएक्शन में। हार्मोन्स भी यार यही होते हैं। replacement- और ऑरिजिन का डिफरेंस बताओ, ऑरिजिन का। हार्मोन्स डायरेक्ट ब्लड में छोड़ती है, जो ग्रंथियां हार्मोन होती है। ग्लैंड से तो बनते हैं हार्मोन। हार्मोन्स क्या है? एंडोक्राइन ग्लैंड से बनती हैं, जो अपना डायरेक्ट सीक्रेशन ब्लड में रिलीज करते हैं। और एंजाइम्स एक्सोक्राइन ग्लैंड्स में बनते हैं, जो डक्ट के थ्रू अपना सीक्रेशन छोड़ते हैं। इसका सिंपल एग्जांपल यह है कि कोई सीधे गया और नाले पर हगने बैठ गया, तो कौन किसकी तरह काम कर रहा है? हार्मोन। हार्मोन्स की तरह। और एक आदमी ने अपने घर में बैठा, फिर पाइप के थ्रू, तो ये एक्सोक्राइन हो जाए। हम आगे चलते हैं और देखते हैं। ठीक है, सिंपल प्रोटीन एक क्लासिफिकेशन और भी है, और वो उनके हाइड्रोलिसिस प्रोडक्ट के ऊपर है। तो लिख लो भैया अगला क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन जल अपघटन के आधार पर। जल अपघटन को अंग्रेजी में कहते हैं हाइड्रोलिसिस। और ये बायोलॉजी वालों के ज्यादा काम का है। तो पहला है इसमें सिंपल प्रोटीन, सरल प्रोटीन। सिंपल प्रोटीन वो होंगे जिनके हाइड्रोलिसिस पर हमें सिर्फ क्या मिलेगा? ठीक है ना, हमें सिर्फ अमीनो एसिड मिलेंगे और कुछ नहीं। ये हम लोगों ने
ठीक है ना। अब हम देखते हैं, यहाँ पर हम कुछ एग्जाम्पल लिखने हैं और आपको सिर्फ इतना बताना है कि इसमें से कौन सिंपल है। तो पहला है एल्ब्यूमिन। एल्ब्यूमिन, और ये अंडे में मिलती है, थोड़ी देर पहले ही लिखा था। अगली है ऑक्सीजेनेटिन, ये राइस में मिलती है अर्थात चावल में पाई जाती है। तीसरी है केराटिन, ये सब जानते हैं बालों में पाई जाती है, हेयर में। और चौथी है हमारी ग्लूटेनिन, ठीक है ना। ग्लूटेनिन ये मिलती है कहां पर, वीट में। अब बताओ इनमें से कौन सी सिंपल है। सारी सिंपल है तो। पक्की बात, हाँ लॉक कर दे। हाँ। ये सारी ही सिंपल है। अब हम चल रहे हैं कॉन्जुगेट की तरफ। कॉन्जुगेट प्रोटीन को हिंदी में कोई बता सकता है क्या कहते हैं? संयुग्मी प्रोटीन। हाँ। इसमें क्या है, हाइड्रोलिसिस पे अमीनो एसिड तो मिलेगा ही मिलेगा, प्लस एक नॉन प्रोटीन पार्ट भी मिलेगा, जिसको प्रोस्टेटिक ग्रुप कहते हैं। क्लियर। बढ़े आगे। तो हमारे यहाँ ये ज्यादा काम की नहीं है, ये बायोलॉजी के काम का मामला है। फिर भी हमने 4 सिंपल प्रोटीन आपके लिए लिख दी। अगर यही क्वेश्चन पेपर में आ जाता ना तो 2-4 डूब जाते, बायोलॉजी में आ जाता तो भी डूब जाते। अब हम पढ़ रहे हैं स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। प्रोटीन की 4 टाइप की स्ट्रक्चर होती। प्रोटीन में 4 टाइप की स्ट्रक्चर होती। तो जो पहली स्ट्रक्चर है उसका नाम होता है प्राइमरी स्ट्रक्चर, अर्थात प्राथमिक संरचना। यहां पे कॉम्पिटिटिव के हिसाब से क्वेश्चन क्या बनता है कि इससे हमें क्या पता लगता है। ये पहली बात तो इसमें कौन, ठीक है ना, पहली बात तो इसमें कौन सा बॉन्ड है, और दूसरी बात ये क्या बताता है। तो ये हमें 2 बातें बताता है। ये बॉन्ड किसमें कौन सा होता है, बॉन्ड इसमें होता है पेप्टाइड बॉन्ड। ये पेप्टाइड बॉन्ड से बनती। दूसरी बात क्या पूछी थी, ये हमें क्या बताती है, ये हमें बताती है सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड। सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड, कि अमीनो एसिड किस क्रम में लगे हुए, ठीक है ना। तो हिंदी में यहां से लिखेंगे अमीनो अम्ल का क्रम, और अंग्रेजी में यहां से लिखेंगे सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड। तो यहां पर बायोलॉजी वालों से पूछा जा सकता है कि सिकल सेल एनीमिया में कौन सा अमीनो एसिड चेंज हो जाता है। ग्लूटामीन की जगह वेलिन आ जाता है। तो इसकी जगह आ जाता है, ग्लूटामिन की जगह वेलिन आ जाता है। तो इसमें सिकल सेल एनीमिया हो जाती। और बताओ उसमें कौन सा गड़बड़ हो जाता है, इंसुलिन में। सर उसमें 51 होते हैं एमिनो एसिड तो। हाँ, कौन सा
ये नहीं पता, है? ये नहीं पता। तो लिख लो आपके लिए भैया कोई, टोटल 51 अमीनो एसिड होते हैं। टोटल 51 अमीनो एसिड होते हैं 2 पेप्टाइड श्रृंखला में, 2 पेप्टाइड चेन में। ठीक है, हम आगे चलेंगे और देखेंगे सेकेंडरी स्ट्रक्चर। सेकेंडरी को द्वितीयक संरचना के नाम से जाना जाता है। यहां पे पहला क्वेश्चन वर्षों से 12th क्लास वालों से पूछा जा रहा है कि जो सेकेंडरी स्ट्रक्चर है वो कौन से बॉन्ड की वजह से जनरेट होती है। तो हाइड्रोजन ये डाइसल्फाइड। जनरेट होते होते हाइड्रोजन डाइसल्फाइड। कहां से आया? हाइड्रोजन बॉन्ड, बस। सर वो भी तो होते हैं ना, उसमें CS2 दिखा रखा है, किसमें? किताब में लिख रखा है कैसे? कि डाइसल्फाइड भी लिख रखा है, CS2 बॉन्ड। नहीं नहीं, वो टर्सरी में होती है यार, वो टर्सरी स्ट्रक्चर का। सेकेंडरी स्ट्रक्चर का बेसिस है वो एक किसी में हो सकता है, पर बाकी सब में हाइड्रोजन। तो वो हमसे बार बार एक नंबर का क्वेश्चन पूछता है कि सेकेंडरी स्ट्रक्चर किस बॉन्ड की वजह से जनरेट होती है। ये होती है हाइड्रोजन बॉन्ड की वजह से, और ये 2 प्रकार की होती है सेकेंडरी स्ट्रक्चर। ये 2 प्रकार की होती है, मतलब 2 टाइप की होती। जो पहला टाइप है वो कौन सा है? अल्फा हेलिक्स। तो पहली स्ट्रक्चर का नाम है अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर। बढ़े आगे, ठीक है ना। और अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर ऐसी बनती है, अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर ऐसी बनती है। तो यहां पे ये बायोलॉजी वालों के काम का है कि इस हेलिक्स में कितने एटम हैं। इस एक हेलिक्स में कितने एटम हैं? एक हेलिक्स में 13 एटम होते हैं, 13 एटम। और कितने अमीनो एसिड होंगे इसमें? इसमें अमीनो एसिड होते हैं 3.6। एक हेलिक्स में 13 तो एटम होंगे और 3.6 अमीनो एसिड होंगे। तो अगर वो हमसे पूछ ले इसका मतलब क्या है, तो क्या अब हम बता सकते हैं इसका मतलब क्या है? है? एक कुंडलन है। हाँ, बोलो। तो हम, वो बोल नहीं रहा तो हम आगे चलते, ठीक है। बड़े भैया कि नहीं? अब देखो भैया आगे, और ये स्ट्रक्चर मायोसिन में मिलती है। मायोसिन में लिख लो, मायोसिन और केराटिन में मिलती है, और भूल में और नाखून में लिख लो फटाफट। अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर हमें इतनी जगह मिलेगी, मायोसिन, ऊन में, केराटिन में। दूसरी बात, बायोलॉजी वालों से या केमिस्ट्री वालों से ये पूछी जा सकती है कि अल्फा हेलिक्स बनाने के लिए क्या कंडीशन होनी चाहिए। तो ध्यान से देखना, हमने लास्ट क्लास में अमीनो एसिड की स्ट्रक्चर पढ़ी थी, और यहां एक अल्काइल ग्रुप था। ये अल्काइल ग्रुप जितना बल्कि होगा
उतनी ही अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर बनने के चांस बढ़ जाएगी। तो लिख लो अल्फा हेलिक्स के लिए आर ग्रुप कैसा होना चाहिए? आर ग्रुप बल्कि होना चाहिए, बड़ा। जितना बड़ा होगा उतना ही बड़े। भैया आगे जी। तो अब हम चलते हैं बीटा प्लेटेड सीट स्ट्रक्चर के तरफ। बीटा प्लेटेड सीट संरचना। बीटा प्लेटेड का मतलब सीट स्ट्रक्चर होती और ये सिल्क में मिलती है। सिल्क के कौन से प्रोटीन में? फिब्रोइन में। और ये ऐसे बनती है। अब इसमें जो नोट करने वाली बात है कि एक चेन का कार्बोनिल ग्रुप दूसरी चेन के NH से बॉन्ड बनाता है। ठीक है, क्लियर बात है? अरे गुड, बात क्लियर है कि नहीं? यस सर। अब दूसरी बात और सीख लेना भैया। दूसरी बात ये है, इधर समझ। तो हमने बनाया ये तो NH, ये अपना CH और ये R, ये C डबल बॉन्ड O और ये हमारा हो जाएगा NH और इधर हो जाएगा C डबल बॉन्ड O। पहली बात तो इसमें ना फ्री रोटेशन नहीं होता ये, क्योंकि ये डबल बॉन्ड इधर शिफ्ट हो सकता है रेजोनेंस से। तो C और N के बीच में है तो सिंगल बॉन्ड, लेकिन फ्री रोटेशन पॉसिबल नहीं है। दूसरी बात, इन एंगल को हम रामचंद्रन एंगल कहते हैं। नाइट्रोजन और CHR के बीच का जो बॉन्ड है उसे फाई कहते हैं और इसको ये एंगल कहते हैं। ये आपके पेपर में आ सकता है कि CCR में जो बॉन्ड है वो साई बॉन्ड है और NCR बॉन्ड में जो बॉन्ड है वो फाई बॉन्ड है। क्लियर? क्लियर है भैया? और इन एंगल्स को हम रामचंद्रन एंगल कहते हैं। इनको हम रामचंद्रन एंगल के नाम से जानते हैं। ओके, कोई डाउट है भैया? दीक्षा, यस सर। कोई डाउट है? हम आगे चलते हैं और देखते हैं टर्सरी स्ट्रक्चर, तृतीयक संरचना। जो टर्सरी स्ट्रक्चर है वो कई सारे बॉन्ड से मिलती है और इसमें कौन कौन से बॉन्ड होते हैं? ये कौन सा बॉन्ड है? इसको हम कहते हैं डाइसल्फाइड बॉन्ड। और ये वाला बॉन्ड कौन सा है भैया प्रदीप? कार्बन डाइ एमाइड बॉन्ड, एमाइड। ये है नहीं, ये हाइड्रोजन बॉन्ड है। और ये वाला डाइसल्फाइड बॉन्ड है। और तीसरा देखना, जो टर्मिनल एंड्स में मिलता है NH3 और CO- में, ये कौन सा है? आयोनिक लिंकेज।
और ये वाला जो चौथा बॉन्ड है इसको कहते हैं वॉन्डर वॉल और हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन, जल विरोधी और वॉन्डर वॉल बल। तो टर्सरी स्ट्रक्चर में ये 3 बॉन्ड मिलते हैं। ठीक है ना। और दूसरी बात, टर्सरी स्ट्रक्चर में प्रोटीन एक स्पेसिफिक ज्योमेट्रिकल शेप में मिलती है और उसी स्ट्रक्चर को टर्सरी स्ट्रक्चर कहते हैं। ठीक है। अब लास्ट बची है हमारी क्वार्टरनरी। क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर क्या होती है कि 2 अलग अलग प्रोटीन की चेन जब आपस में मर्ज हो जाती है, जब, ठीक है ना, जब कोई 2 डिफरेंट प्रोटीन की चेन आपस में मर्ज हो जाती है तो क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर्स की फॉर्मेशन होती है। और कोई एक आध क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर, कोई प्रोटीन का नाम बताओगे क्या? है हीमोग्लोबिन। मायोसिन, हीमोग्लोबिन, और हीमोग्लोबिन लिख लो भैया। हीमोग्लोबिन क्वार्टरनरी प्रोटीन है या नहीं? क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर वाली प्रोटीन। और मायोसिन में भी होती। ये सब क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर है। तो आपसे ऐसी प्रोटीन पूछी जा सकती है जिसमें क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर हो। बढ़े क्या आगे? तो दीक्षा जरा 2 एसिडिक अमीनो एसिड बता दे यार तू आज। सर क्या? 2 एसिडिक अमीनो एसिड के नाम बता दे। बता सकती है क्या? सर आपने अभी पढ़ाया था क्या? आज तो नहीं पढ़ाया, कल लास्ट क्लास में पढ़ाया। आरजू, हाँ पीछे नहीं देखना है। ग्लूटामिक और एक एडिपिक। एडिपिक सही नहीं है, एजी। एस्पर्टिक एसिड और ग्लूटामिक एसिड। हम आगे चलते हैं और लास्ट पॉइंट इसका ये है, डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन। ऐसे डूबते हैं पेपर में, डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन। बता रहे हैं ना, ऐसे ही बच्चे डूबते हैं और ऐसे ही बच्चों को एग्जाम में दुख भी होता है। क्योंकि जो पढ़ के नहीं जाता ना, जो राम जी के भरोसे जाता है, वो राम जी के भरोसे ही वापस भी आ जाता है बिना किसी दुख के। उसका तो विश्वास राम जी पे हो गया तो राम जी की जय, और नहीं हुआ तो राम जी भला करेंगे। ठीक है। तो डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन का मतलब है विकृतीकरण। विकृतीकरण। यहां पे एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या होता है कि जब हम प्रोटीन का स्कंदन कर दें, कोएगुलेशन कर दें, तो हम इसको डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन कहते हैं। इसमें उसकी सारी स्ट्रक्चर टूट जाती है, सिर्फ कौन सी स्ट्रक्चर को छोड़कर? प्राइमरी। ठीक है ना। तो यहां पर लिख लो, प्राइमरी स्ट्रक्चर को छोड़कर सारी स्ट्रक्चर डिस्ट्रॉय हो जाती हैं। ठीक है ना। सभी स्ट्रक्चर डिस्ट्रॉय हो जाती हैं। और इसका सिंपल एग्जाम्पल है अंडा। जब हम अंडे को बॉईल करते हैं, तो अंडे की सारी स्ट्रक्चर टूट जाती है एल्ब्यूमिन की, और सिर्फ प्राइमरी स्ट्रक्चर रह जाती है, मतलब
सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड रह जाता है, और शायद इसी को मेजर करके हम डीएनए टेस्टिंग करते हैं कि दो जनों के डीएनए को मिलाते हैं, उसका डीनेचुरेशन करते हैं और फिर चेक करते हैं दोनों के डीएनए का सीक्वेंस एक जैसा आ रहा है या नहीं आ रहा। नहीं, एक फैमिली में सेम होते, एक पर्टिकुलर जगह पे सेम। अब ये इतना हमें पता नहीं है, ये तो बायो वाला टीचर ही बताएगा। क्यों भैया हर्षित, डीएनए टेस्टिंग में पूरा डीएनए सेम होता है या किसी पर्टिकुलर जगह पर ही सेम होता है? नहीं, सबका डीएनए अलग होता है। 1% डीएनए सबका अलग होता है, बाकी सब सेम है। नहीं, तो जैसे दो बेटे और बाप का मिलाना है तो कैसे मिलाया जाएगा? वो 1% में ही मतलब कुछ पार्ट मैच होगा, बाकी नहीं होगा। अच्छा अच्छा, हाँ वैसे तो पूरी जनरेशन का ही, जनरेशन का क्या, पूरे भारत का ही डीएनए एक है। हाँ। और क्या? अरे मतलब सीक्वेंस। हाँ सीक्वेंस, कोई एक सीक्वेंस होता होगा जो अलग होता हो, सेम होता हो। तो वेरिएशन कैसे आता है फिर? वो सीक्वेंस में तो थोड़ा बहुत चेंज होता तो है। थोड़ा बहुत चेंज तो एक में भी बदल गया तो 1% का मतलब जो बनती है, एक बदलने से ही सब कुछ बदल सकता है। अगर अपना 1% एक सीक्वेंस बन जाए तो अपन गधे बन सकते सर 1% मतलब 3 बिलियन। है। 3 बिलियन 1% का 3 बिलियन। मतलब वो बच्चा बता रहा है 3 बिलियन हो गए। 1% का मतलब 3 बिलियन टाइप के चेंज हो सकते हैं। सर तो 1% भैया क्या? ये 1% डीएनए चेंज होता है। तो इसके चक्कर में मत पड़, नहीं तो जो तू जानती है वो भी भूल भाल जाएगी। दीक्षा, अगला लेख विटामिन। अगला है हमारा विटामिन। बड़े भैया विटामिन में, तो अब विटामिन बहुत छोटा सा टॉपिक है और हमें तो लगता है कि तुमको हमसे ज्यादा आता होगा, फिर भी हम थोड़ा सा पढ़ाने की कोशिश करते हैं। विटामिन दो टाइप के होते हैं, एक है वाटर सॉल्युबल और एक होते हैं वाटर इनसॉल्युबल, अर्थात जल में घुलनशील और दूसरा अघुलनशील। तो ये तो घुलनशील होते हैं वाटर सॉल्युबल, और ये वाटर में इंसॉल्युबल होते हैं। ये वाटर में तो इंसॉल्युबल है लेकिन फैट में सॉल्युबल होते। क्लियर? अब वाटर सॉल्युबल के दो एग्जाम्पल, विटामिन वाटर सॉल्युबल के दो पार्ट होते हैं, एक विटामिन बी और एक विटामिन सी। तो सबसे पहले हम देखते हैं सी को, ठीक है ना। सी का नाम क्या होता है? सी को हम कहते हैं एस्कॉर्बिक एसिड। हम ना क्लास भैया वापस से स्टार्ट कर रहे हैं।